जरा सोचिए, एक बहुत ही विशाल और कह सकते हैं एडवांस प्राचीन सभ्यता के बारे में जो बस यूं ही गायब हो गई और अपने पीछे आज की दुनिया के लिए दो ऐसी पहेलियां छोड़ गईं जिन्हें कोई सुलझा नहीं पा रहा। तो चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्क्रीन पर जो टाइमलाइन है उसे जरा ध्यान से देखिए, कितना बड़ा गैप है। बात है लगभग 2600 ईसा पूर्व की, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक पर थी, और फिर हजारों साल की खामोशी, कुछ भी नहीं। फिर आता है साल 1829, जब एक अंग्रेज भगोड़े को अचानक इसके कुछ खंडर मिलते हैं। लेकिन इसकी असली कहानी तो 1920s के दशक में ही दुनिया के सामने आना शुरू हुई। तो कहानी शुरू होती है एक शख्स से, नाम था जेम्स लुइस। साल था 1827। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिपाही था, लेकिन दिल में घूमने का जुनून। तो बस सेना छोड़कर निकल पड़ा। 2 साल तक भारत में इधर उधर भटकने के बाद 1829 में वो पंजाब पहुंचा, और वहीं उसे मिले एक अनजान, बिल्कुल वीरान प्राचीन शहर के खंडहर। अब मजे की बात यह है कि जेम्स लुइस को तो पता ही नहीं था कि उसने कितनी बड़ी खोज कर ली है, कि वो हड़प्पा शहर था। असली कहानी तो लगभग 100 साल बाद शुरू हुई, जब सर जॉन मार्शल और उनकी टीम ने सिस्टमैटिक तरीके से खुदाई शुरू की, और तब जाकर इस ब्रॉन्ज एज की सभ्यता की जो शान थी, जो भव्यता थी, वो दुनिया के सामने आई। तो सवाल ये उठता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी, फिर भी आज तक इतनी रहस्यमयी क्यों है? इसके पीछे 2 सबसे बड़ी वजहें हैं, 2 पहेलियां। पहली कि उनकी भाषा, उनकी लिखाई को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है, और दूसरी कि वो सब अचानक गायब कहाँ हो गए। आज हम इन्हीं 2 रहस्यों की पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो सच में दिमाग घुमा देती है। वो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्केल और उनकी टेक्नोलॉजी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने एडवांस थे। उनके शहर आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर दे सकते थे। सच में ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बहुत बहुत विशाल थी। अब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में 1400 से भी ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, और ये उस दौर की सभ्यता है जब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थीं। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ये शायद उनसे भी पुरानी थी। उनके शहरों की जो प्लानिंग थी ना, वो आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। सोचिए, हर ईंट का साइज फिक्स था, एकदम स्टैंडर्ड। हर एक घर में अपना टॉयलेट और बाथरूम। पूरे शहर में नालियों का एक प्रॉपर सिस्टम, मतलब अंडरग्राउंड ड्रेनेज। पीने के पानी के लिए पब्लिक कुएं थे, और तो और कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन भी रखे जाते थे। ये सब उस जमाने में अनबिलीवेबल था। लेकिन एक चीज है जो मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से बिल्कुल अलग है, और यही बात इतिहासकारों को सबसे ज्यादा चौंकाती है। यहां न तो कोई बड़े बड़े महल मिले हैं, न राजाओं की कब्रें, न कोई मंदिर, और न ही किसी सेना का कोई सबूत। ऐसा लगता है मानो ये एक बहुत ही शांत और बराबरी वाला समाज था। कोई राजा नहीं, कोई पुजारी नहीं। तो चलिए अब आते हैं पहली बड़ी पहेली पर। इनकी भाषा, इनकी लिपि, सिंधु लिपि। आज तक इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। हमें 4000 से ज्यादा चीजें मिली हैं, मोहरें, बर्तन जिन पर यह लिखावट है, लेकिन हम आज तक इसका एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो सवाल यही है कि भाई, जब हमारे पास 4000 से ज्यादा सैंपल्स हैं, तो हम इसे पढ़ क्यों नहीं पा रहे? आखिर ऐसा क्या खास है इस लिपि में जो किसी के समझ नहीं आ रहा? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता। भाषा के एक्सपर्ट्स ने पैटर्न देखकर कुछ चीजें तो पता लगाई हैं। जैसे कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उर्दू की तरह। इसमें 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल्स हैं, और जो मोहरें मिली हैं उन पर लिखावट के साथ अक्सर किसी जानवर की तस्वीर होती है। सबसे कॉमन है एक सिंग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जैसा। पर जो सबसे जरूरी बातें हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये कौन सी भाषा है, और इन पर लिखा क्या है, वो हम आज भी नहीं जानते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक लोगो सिलेबिक लिपि थी। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कि इसमें कुछ सिंबल तो पूरे पूरे शब्द को दिखाते हैं, और कुछ सिंबल सिर्फ एक आवाज या सिलेबल को। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है मिस्र के हायरोग्लिफ्स, जिन्हें तो अब हम पढ़ना जानते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हमने मिस्र की लिपि को कैसे डिकोड किया? क्योंकि हमें मिला था रोजेटा स्टोन। ये समझिए कि ये एक तरह का पुराना गूगल ट्रांसलेट था। एक पत्थर जिस पर एक ही टेक्स्ट को 2 भाषाओं में लिखा गया था, एक तो मिस्र की भाषा में और दूसरा प्राचीन ग्रीक में।
अब क्योंकि हमें ग्रीक पढ़नी आती थी तो उसकी मदद से हमने मिस्र की भाषा को भी समझ लिया। सिंधु लिपि के साथ दिक्कत यही है कि हमें ऐसी कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज मिली ही नहीं। इस मुश्किल को एक एक्सपर्ट ने कुछ ऐसे समझाया। उन्होंने कहा, ये ऐसा है जैसे किसी को चाइनीज लिटरेचर का अनुवाद करने के लिए कहा जाए, बिना ये बताए कि चाइनीज नाम की कोई भाषा होती भी है। मतलब ये लगभग नामुमकिन काम है जब आपके पास तुलना करने के लिए कोई दूसरी भाषा ही ना हो। लेकिन हाँ, एक बहुत ही मजेदार सुराग मिला है मेसोपोटामिया में। वहाँ कुछ ऐसी मोहरें मिली जिन पर सिंधु लिपि तो थी, लेकिन उसके सिंबल का पैटर्न थोड़ा अलग था। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद मेसोपोटामिया के लोग सिंधु लिपि का इस्तेमाल अपनी भाषा लिखने के लिए कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे हम आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके हिंदी लिखते हैं रोमन में, जैसे क्या कर रहे हो। तो ये एक सुराग तो है, पर इसने पहेली को और ज़्यादा उलझा दिया है। तो ये तो हुई भाषा की बात। अब चलते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े रहस्य की तरफ कि ये पूरी की पूरी सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। एक इतनी बड़ी, इतनी खुशहाल सभ्यता के लाखों लोग आखिर गए कहाँ? जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन बहुत तेजी से शुरू हुआ। शहर के शहर खाली होने लगे, उनका जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था वो फेल हो गया, मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड होता था वो भी बंद हो गया, सब कुछ बिखरने लगा। तो आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे 3 सबसे बड़ी थ्योरीज हैं। पहली, हो सकता है कि उनकी लाइफलाइन सरस्वती जैसी कोई बड़ी नदी सूख गई हो। दूसरी थ्योरी यह है कि उन्होंने अपनी ईंटें पकाने और मवेशियों के लिए इतने पेड़ काट दिए कि पूरा पर्यावरण ही तबाह हो गया। और तीसरी, शायद मलेरिया या हैजा जैसी कोई भयानक महामारी फैली हो जिसने आबादी के एक बड़े हिस्से को ही खत्म कर दिया। अब वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि एक पूरी की पूरी जीती जागती सभ्यता वक्त की धूल में कहीं खो गई। ये इतिहास के सबसे गहरे और सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है। जरा सोचिए इस बारे में। ये लोग हजारों सालों तक फले फूले और फिर अचानक गायब हो गए। अपनी कहानियों, अपनी भाषा, अपने समाज के सारे राज, सब कुछ अपने साथ ले गए। इसीलिए इसे कहते हैं एक खामोश सभ्यता, एक ऐसी आवाज जिसे शायद हम कभी भी नहीं सुन पाएंगे। और जाते जाते ये बात एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। आज हम अपना सारा ज्ञान, सारी जानकारी हार्ड ड्राइव्स और सर्वर्स पर स्टोर करते हैं। सब कुछ डिजिटल है। क्या हजारों साल बाद भविष्य की कोई सभ्यता हमारे इन डिजिटल रहस्यों को पढ़ पाएगी, या हमारी दुनिया भी उनके लिए सिंधु घाटी की तरह एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी?